अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद संजीव जीवा की दिन दहाड़े कोर्ट रूम में हत्या हुई और सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि जो भी हत्या होती है उसके पीछे विदेशी असलहों का जिक्र होता है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विदेशी असलहों की सप्लाई जो तस्करी हो रही है वो नेटवर्क क्यों नहीं ध्वस्त हो पा रहा है। मेरे साथ एक्स डीजीपी महेश चंद्र द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी, लगातार इस तरह की जो घटनाएं होती हैं आप देख रहे होंगे, इसमें विदेशी जो असलहा है ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से इस नेटवर्क को ध्वस्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई जैसी गैंग का नाम आ रहा है, अन्य हरियाणा पंजाब के नेटवर्क आ रहे हैं, नेपाल से कनेक्शन सामने आ रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में सबसे ऊपर तो ड्रग्स रहता है और दूसरा रहते हैं हथियार। तो सारे राष्ट्र या बहुत से राष्ट्र इनको बनाते हैं और फिर वो दूसरी जगह अपने उनको सप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वैधानिक तरीके से हो चाहे अवैधानिक तरीके से हो। क्योंकि वर्तमान में ऐसे राष्ट्र जहाँ की आतंकवाद ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा सप्लाई होता है। इराक, सीरिया, यमन, लीबिया, ऐसे जहाँ आतंकवाद हो वहाँ पर ज़्यादा सप्लाई होता है और वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। तो हमारे यहाँ भी आतंकी सेल्स भी हैं और दूसरे अलावा क्रिमिनल एक्टिविटी तो हर देश की तरह हमारे यहाँ भी है। तो दोनों ही लोग इनको लाने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ तक इनको कम्प्लीटली ध्वस्त करने का ये संभव इसलिए नहीं हो पाता कि इतना बड़ा हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर है, इतना बड़ा नेपाल से बॉर्डर है। नेपाल से बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है जहाँ पर कोई भी किसी वक्त कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए उनका स्मगल करना बहुत कठिन नहीं हो पाता। छोटे छोटे हथियार हैं ये, इनको लाने में गैंग्स भी इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खुद एडमिट किया था कि इंटरव्यू में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि 2 साल में करीब 2 करोड़ से ऊपर से अधिक असलहे उसने खरीदे और यूपी के बड़े बड़े गैंगस्टरों को उसने सप्लाई किए। अतीक में देखेंगे तो जिगाना रिवॉल्वर का बात आ रही है और संजीव जीवा में अल्फा रिवॉल्वर जो 357 बोर का उसका इस्तेमाल किया और ये पैटर्न चेंज हो गया विदेशी असलों का। हाँ, मतलब इन दोनों हत्याओं में विशेष तौर से महंगे ऐसे रिवॉल्वर जो बहुत तेज़ी से फायर करें और निश्चित रूप से मार दे विक्टिम को, तो उनका इस्तेमाल किया गया है। तो चूँकि जो लोग इन मर्डर्स के पीछे थे वो पैसे वाले लोग हैं और वो आसानी से, जैसे आपने बताया कि चेकोस्लोवाकिया का और तुर्की के हथियार दोनों केसेस में इस्तेमाल हुए हैं। तो उनके पास पैसा था तो उन्होंने ज़्यादा पैसे वाला, ज़्यादा एफिशिएंट हथियार जो था वो लेके तय की हैं। लेकिन उनको रोकने के लिए एजेंसीज लगी हुई हैं, काम करती हैं, परंतु जब तक जनता में भी इक्वल इसके प्रति वो ना हो कि हम नहीं आने देंगे हथियार और इतना बड़ा बॉर्डर हम जब तक सील न कर दें तब तक ये संभव नहीं कि बिल्कुल रोका जा सके इनको। अब लॉरेंस बिश्नोई ने ये कहा कि 2 करोड़ के हथियार मैंने यूपी में दिए हैं। थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगती है कि इतने सारे दिए होंगे कि इतने सारे क्रिमिनल्स और इतने सारे खरीदने वाले कम ही लोग हैं यहाँ पर। थोड़ी अतिशयोक्ति इसमें लगती है, लेकिन संभव ये भी है कि सत्य भी हो ये बात। पुलिस लगातार लगी है, सुरक्षा एजेंसियां लगातार रखी है, एलआईयू की टीमें रहती हैं और ऐसे में आते हैं और इस तरह की घटना को वारदात देते हैं। तो क्या ये नेटवर्क को ध्वस्त करने में पुलिस के ऊपर भी सवाल नहीं खड़े होते हैं? देखिए, जब भी पुलिस की फेलियर कहीं है तो सवाल तो हमेशा खड़े होंगे। तो इस मामले में फेलियर तो है ही कि वो पहले से नहीं इनको जान पाएंगे, ऐसे आगे करेंगे। परंतु जब अतीक के हत्या के बाद तो इतनी एजेंसी लगी हुई हैं उसको पता लगाने के लिए, सारी एजेंसीज लगी हुई हैं कि इनके पीछे कौन था अभी तक नहीं पता लगा पाए, जो मर्डरर्स थे। हाँ, अभी तक नहीं सुलझी। तो ये सब काम बहुत आसान नहीं होते हैं, लोग आगे नहीं आते हैं, अपनी जान को डरते हैं। इनमें मुखबिर पैदा करना बहुत कठिन काम होता है, बहुत रेयर। जान की विशेषता इसलिए कि लोग जानते हैं कि अगर हम एक्सपोज हो गए तो हम बाद में हमारी जान को खतरा हो जाएगा। इस कारण से नहीं हो पाता है। तो ये हमारे साथ थे पूर्व डीजीपी महेश चंद्र द्विवेदी, जिन्होंने कहा कि तस्करी के जो नेटवर्क को उसको ध्वस्त करना सबसे बड़ी चुनौती है और आने वाले में अगर ये नेटवर्क ध्वस्त होता है तो कहीं न कहीं इस तरह के जो वारदात हो रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।